हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 6th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है ग्लो, अक्षांश एवं देशांतर। और इस चैप्टर से पहले हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई है, एक थ्योरी वाली और एक एमसीक्यू वाली। आपको थ्योरी या एमसीक्यू जो भी देखना है आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। और अगर आपको 6th 7th की भी ज्योग्राफी देखनी है, 8th की भी ज्योग्राफी देखनी है, तो भी आप उन्हीं प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। आप जब वीडियो को ऐसे स्क्रॉल करोगे तो आपको सारी क्लास दिखती रहेंगी, ठीक है। तो आपको जिस भी क्लास का देखना है आप देख सकते हो। पहले भी मैं ये चैप्टर करा चुकी हूँ, तो वो भी वीडियोस उसी प्लेलिस्ट में देखने को आपको मिलेंगी, ठीक है। और ये जो साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है 6 से 10 तक की एसएसटी एनसीईआरटी की मोस्टली बुक मैंने कंप्लीट करा दी है। अभी तक आपने ये सारी प्लेलिस्ट भी नहीं देखी है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देख सकते हैं। आज हम अध्ययन करने वाले हैं ग्लोब के बारे में। तो ग्लोब पर जो अध्ययन चलता रहता है, मतलब पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे हमारे भूगोलविद क्या करते हैं, परीक्षण करते रहते हैं या रिसर्च करते रहते हैं और ज्यादा जान सकें जिससे वो पृथ्वी को इसके लिए, ठीक है। तो उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर कुछ काल्पनिक रेखाएं ग्लोब पर खींच रखी है, यानी पृथ्वी पर खींच रखी है। एक्चुअल में वो रेखा है ही नहीं, बस उन्होंने अपने अध्ययन के हिसाब से खींच रखी है। तो उन्होंने कुछ रेखाएं ऐसे लेटी हुई खींच रखी है, ठीक है, कुछ रेखाएं ऐसे खड़ी हुई खींच रखी है। हम बात करेंगे केवल और केवल इस वीडियो में अक्षांश के बारे में, यानी कि लेटी हुई रेखाओं के बारे में। लेटीट्यूड भी बोलते हैं उनको इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं अक्षांश, ठीक है। तो हम बात करेंगे आज अक्षांश के बारे में। वह रेखाएं जो लेटी हुई अवस्था में है, वह काल्पनिक रेखाएं जो लेटी हुई अवस्था में है, उनको क्या बोलते हैं, उनको अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। अब कहाँ कितनी किस तरह से खींचनी है रेखाएं, वो उसके लिए इन्होंने क्या किया, जो भूगोलविद थे उन्होंने पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची, ठीक है, जिसको माना गया 0 डिग्री अक्षांश, है ना। आपको समझ में आ रहा है ना, अक्षांश किसको बोलते हैं, लेटी हुई रेखाओं को। इस तरह से जो लेटी हुई रेखा है उनको बोलेंगे अक्षांश, ठीक है। तो एक सबसे पहली एक रेखा खींची 0 डिग्री अक्षांश, जो पृथ्वी को 2 भागों में बराबर बराबर डिवाइड करती है, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, बराबर बराबर डिवाइड कर रही है। तो जो 0 डिग्री है उसके उत्तर में कितनी रेखाएं खींची गई, 90। दक्षिण में कितनी खींची गई, 90। और एक रेखा कौन सी है, 0 डिग्री। सारी मिला के हो गई 181, ठीक है। आ गई ना समझ में आपको। अब देखो इस पर नहीं दिखाया गया है, लेकिन अगर आप कोई और मैप टाइप का देखेंगे, अक्षांश और देशांतर देखेंगे, तो उसमें बहुत सारी लाइन होगी। अब देखो इन्होंने बताया है कि कितनी लाइन है, 90 लाइन है, ठीक है। अब ये हो गया आपका 0 डिग्री अक्षांश। इस तरह से बहुत सारे अक्षांश यहाँ पर हैं, कितने हैं, 90, ठीक है। 90 ऊपर है, 90 नीचे है। अब हम 90 तो नहीं खींच पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से है, ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर वालों को क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 0 डिग्री से नीचे वाले अक्षांश को क्या बोलेंगे, दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी स्थान के बारे में पता करेंगे, जैसे हम अगर भारत देश के बारे में पता करें कि भारत देश कौन कौन से अक्षांश पर स्थित है ना, तो हम बताएंगे कि उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध का मतलब है उत्तर वाले गोले में स्थित है, ठीक है। अर्ध माने आधा, यानी कि इसमें नहीं है। जो भारत है वो किस में है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो वो भारत जो है वो लगभग यहाँ है, ठीक है, ग्लोब में भारत यहाँ है। तो भारत की स्थिति क्या है कि इतने डिग्री अक्षांश से इतने डिग्री अक्षांश तक है। तो हम किसी भी देश के बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे, हम पता करेंगे कि वो देश कहाँ है, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि वो ग्लोब में उत्तर में है या दक्षिण में है, ठीक है। अगर उत्तर में है तो किस अक्षांश पर है, दक्षिण में है तो किस अक्षांश पर। अगर हम बात करें अक्षांश की, तो देखो 1 डिग्री 1 डिग्री अक्षांश इधर भी है, 1 डिग्री अक्षांश इधर भी है, 2 डिग्री इधर भी है, 2 डिग्री इधर भी है, ठीक है। तो हर सारे अक्षांश जो ऊपर है वैसे नीचे भी है, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड कितनी रेखाएं खींची हुई है, 90-90 खींची हुई है। तो दोनों साइड 90-90 अक्षांश है ना। तो उत्तरी और दक्षिणी लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि आपको पता रहे कि 0 डिग्री से ऊपर वाले हिस्से की बात चल रही है या 0 डिग्री से नीचे वाले हिस्से की बात चल रही है। तो जिस हिस्से की बात चल रही है उस हिस्से को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, उत्तरी ध्रुव, और सॉरी उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश के हिसाब से बोलेंगे, ठीक है। तो आपकी बुक में भी लिखा है उत्तरी गोलार्ध में है ये देश, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में है ये देश। तो अर्ध का मतलब समझ गए ना, आधा, यानी कि उत्तरार्ध में है, यानी कि उत्तर वाले भाग में है, आधे उत्तर वाले भाग में है। अगर दक्षिण गोलार्ध में है तो आप इस पूरे आधे को भूल जाओ, मतलब इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसे उत्तर में है, ऐसे दक्षिण में है। अब देखो कुछ अक्षांश
जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो है आपके 7 अक्षांश। वो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से अक्षांश है? तो सबसे पहला अक्षांश, एक मिनट मैं इसको रब कर देती हूँ जरा। ठीक है, अब हम इसको हटा देंगे, ये तो हमने ऐसे ही समझा था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो अक्षांश है वो किस हिसाब से बनाए गए हैं, है ना। तो अक्षांश बनाए गए हैं सूर्य की किरणों के हिसाब से। ठीक है, जैसे जैसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं वैसे अक्षांशों का निर्धारण किया गया है। अक्षांशों का नहीं, ताप कटिबंधों का निर्धारण करा गया है। अब देखिए, एक मिनट में सूर्य को थोड़ा सा पास में बना देती हूँ। देखो, मान लो ये है सूर्य। ठीक है, ये आपका है सूर्य। तो सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो सबसे पहले कहां पड़ेंगी? 0 डिग्री अक्षांश पर, है ना। तो 0 डिग्री अक्षांश पर हमेशा गर्मी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पर सूर्य की जो किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, है ना। तो 0 डिग्री अक्षांश को हम कौन कौन से नाम से जानते हैं? विषुवत वृत्त के नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके उत्तर में, ठीक है, यानी कि 0 डिग्री से ऊपर की तरफ एक रेखा खींची 23.5 डिग्री। ठीक है, ये जो रेखाएं खींची गई हैं, जो ताप कटिबंध में बता रही हूँ, ये सूर्य के प्रकाश के आधार पर खींचे गए हैं। ठीक है, एक रेखा खींची गई है 23.5 डिग्री उत्तर में। ठीक है, उसका नाम क्या है? कर्क रेखा। ठीक है, इसका नाम क्या है? कर्क रेखा। एक रेखा खींची गई है दक्षिण में, इसका नाम क्या है? मकर रेखा। ठीक है, दक्षिण वाली का क्या नाम है? मकर रेखा। दोनों एक ही अक्षांश पर है, दोनों एक ही अक्षांश है। कौन सा? 23.5 डिग्री, याद रखना, 23.5 डिग्री। अब देखो ये क्या है? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध का मतलब है कि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें बिल्कुल और बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं। ठीक है, सीधी पड़ रही हैं तो यहाँ पर क्या होगा? गर्मी ज्यादा होगी। सही बात है, गर्मी ज्यादा होगी तो जो यहाँ पर समुद्र होगा उसमें क्या होगा? वो पानी गर्म हो जाएगा तो भाप उठेगी तो बारिश भी ज्यादा होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, बारिश भी ज्यादा होगी। जब बारिश ज्यादा होगी, धूप भी निकलेगी, तो यहाँ वन क्षेत्र ज्यादा मिलेगा। तो ये भी सही है कि वन क्षेत्र ज्यादा मिलेगा। अगर हम ग्लोब पर देखें तो ये जो रेखा बनी हुई है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो है ये सूर्य है, और इसकी सीधी किरणें किस पर पड़ रही हैं? भूमध्य रेखा पर हमेशा पड़ती रहती है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें पड़ती रहती हैं, इसकी वजह से यहाँ क्या होता है? हमेशा गर्मी रहती है। ठीक है, यानी कि ताप रहता है, उष्ण रहती है, गर्मी रहती है ना। तो यहाँ के जो महासागर है इनका पानी गर्म होता है, ऊपर उठता है ना। ये जो महासागर दिख रहे हैं ना आपको, नीला नीला जो दिख रहा है ग्लोब पर, ये जो महासागर है ये सारी की सारी गर्म होते रहते हैं। पानी गर्म होगा जब बहुत तेज धूप पड़ेगी तो, और ये गर्म पानी जब ऊपर की तरफ उठता है तो फिर वो बारिश के रूप में ऊपर जब जाता है तो संघन हो जाता है, वो बादल बन जाते हैं, और उनसे ही बारिश के रूप में वो नीचे आ जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना कि बारिश किस तरह से कहाँ ज्यादा होती है? भूमध्य रेखा पर। अब जब जहां भी बारिश ज्यादा होती है, पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, यानी कि ये जो इलाके हैं, ठीक है, ये जो आपका ये है अफ्रीका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है ना। जैसे इंडोनेशिया है, इन सब में बारिश क्या होती है? ज्यादा होती है। दूसरी रेखा के बारे में मैंने बताया, कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा कहाँ है? कर्क रेखा है 23.5 डिग्री। तो देखो 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा भारत, ये पीले कलर का भारत है, और भारत के बीचों बीच से एक रेखा निकली है जिसका नाम है कर्क रेखा। ठीक है, वो कौन से कितने डिग्री पर है? वो है आपके 23.5 डिग्री पर। अब देखिए मैं एक बार भारत का मैप आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा गंदा हो रहा है, एडजस्ट कर लेना। जो 23.5 डिग्री की बात मैं कर रही हूँ वो कौन सी है? वो ये वाली रेखा है। ठीक है, ये भारत के बीचों बीच से निकली है। कौन कौन से प्रदेशों से निकली है? गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, और पश्चिम बंगाल से। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा से निकली है, और मिजोरम से। ठीक है, इतने सारे प्रदेशों से भारत से निकली है। अगर हम इसे वर्ल्ड मैप में देखें, ठीक है, वर्ल्ड मैप में कहाँ है? आई होप कि आपको वर्ल्ड मैप भी दिख रहा होगा। देखो वर्ल्ड मैप में ये लगभग यहाँ है। ठीक है, 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री कहाँ है? ये वाली रेखा है जो मैंने अभी रेड रेड खींची है लाइन। ये वाली नीचे वाली कौन सी है? 0 डिग्री। ऊपर वाली कौन सी है? ऊपर वाली है आपकी 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ठीक है, और अपना भारत तो आपको दिख रहा होगा, इतना सुंदर सा भारत है, दूर से दिखता है, अलग सी ही आकृति है भारत की। ठीक है, ये भारत है ना। तो भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, ध्यान रखना, भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है ना। अभी मैं आपको देशांतर कभी बाद में बताऊंगी। तो आपको समझ में आया उष्ण कटिबंध क्या है? उष्ण कटिबंध वो स्थान है जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, जहां पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, जहां पर जो सूर्य का प्रकाश है वो पूरे वर्ष भर खूब मात्रा में रहता है,
उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, इसका मतलब 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक। ठीक है, यानी कि ये जो ग्रीन ग्रीन से लिखा हुआ है, इस पूरे एरिया में, ठीक है, इस पूरे एरिया में अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो इसमें हमारा भारत भी आता है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करूं भारत की, तो भारत लगभग यहाँ है। ठीक है, भारत कहाँ है, लगभग यहाँ मान लो आप, भारत लगभग यहाँ है। चतुर्भुज आकार का है ना, इसलिए मैंने चतुर्भुज बना दिया है यहाँ पर। अब देखिए, हर जगह तो एक जैसी किरणें नहीं जा रही है सूर्य की, कहीं कम जा रही है, कहीं ज्यादा जा रही है। अब देखो कम कहाँ जा रही है, देखिए कम जा रही है साइड में। कम कहाँ जा रही है, कम जा रही है साइड में, है। तो साइड में कम जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो गर्मी है वो कम पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर सर्दियां भी पड़ेंगी, जब गर्मी कम पड़ेगी तो सर्दी पड़ेंगी, है ना। तो एक रेखा खींची गई है 66.5 डिग्री उत्तर में, और दूसरी रेखा खींची गई है 66.5 डिग्री दक्षिण में। ठीक है, दो रेखा खींची गई है, कौन सी, एक रेखा खींची गई है 66.5 डिग्री उत्तर में, दूसरी रेखा की खींची गई है 66.5 डिग्री दक्षिण में, है ना। अब ये जो नीला नीला लिखा हुआ है ना, ये जो क्षेत्र है पूरा, ये कैसा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब है कि यहाँ पर गर्मियां भी पड़ रही हैं और सर्दियां भी पड़ रही हैं। ठीक है, दोनों दोनों चीजें रहती हैं। हम भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत में देखो, अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, अगर हम बात करें कर्नाटक की, आंध्र प्रदेश की, केरल की, तो वहां पर बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है। मतलब वहां के लोग स्वेटर नहीं पहनते हैं। इस स्वेटर का जो पहनने का है वो कहाँ है, वो उत्तर भारत में है। मध्य प्रदेश से ऊपर ऊपर के लोगों को ठंड लगती है, नीचे वाले लोगों को ठंड नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, क्योंकि भाई देखो नीचे क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है, तो यहाँ पर पूरी सूर्य की रोशनी पूरी पड़ रही है। यानी कि हमारे आधे भारत में तो पूरी साल गर्मी रहती है, लेकिन ऊपर वाले भारत में नहीं रहती है ना। और क्योंकि हमारा जो भारत है उसके आसपास क्या है, उसके आसपास समुद्र है, इसलिए बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ पाती है वहाँ। क्योंकि जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता रहता है कौन, समुद्र। उसकी समुद्र की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ पाती है। अगर समुद्र नहीं होता, चारों तरफ स्थली होता, तो बहुत भयानक गर्मी होती और हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। ठीक है, अफ्रीका के अगर कभी आपने लोग देखे होंगे, बिल्कुल काले होते हैं, बिल्कुल काले। क्यों होते हैं भाई, पूरी धूप उनको पड़ रही है ना, पूरे वो गर्मी में रहते हैं 12 महीने, तो कैसे हो जाते हैं काले। अगर मैं आपसे बोलूं कि मई जून का महीना ऐसा होता है कि बहुत, जून, मान लो जून तो ऐसा महीना होता है, मध्य मई से जून तक का जो टाइम होता है वो ऐसा होता है कि भीषण गर्मी पड़ रही होती है। उसमें हम लोग भी थोड़े थोड़े काले हो जाते हैं, वैसे काले ही हैं। ठीक है, इंडियंस जो है, जो भारतीय लोग हैं, वो काले ही है, लेकिन इस महीने में ज्यादा काले लगते हैं, है ना। अगर आप बाहर काम करते हो, धूप वगैरह में काम करते हो, तो ज्यादा काले लगते हो। अगर हम दिसंबर की बात करें, तो वहां पर इतने ज्यादा काले नहीं लगते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से जो हमारी स्किन है, जो हमारी खाल है, वो कैसी हो जाती है, वो जल जाती है। ठीक है, इसलिए वो काली पड़ जाती है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं शीतोष्ण कटिबंध की। शीतोष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ तक है, वो है 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर तक। ठीक है, ये वाला जो स्थान है ये उष्ण कटिबंध का है उत्तर में, और ऐसे ही दक्षिण में है, क्योंकि सूर्य की यहाँ पर क्या पड़ रही है, किरणें तिरछी पड़ रही हैं। ठीक है, सीधी नहीं पड़ रही हैं, कैसी पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है। तिरछी पड़ रही है तो सूर्य का प्रकाश कम जा रहा है, कम जा रहा है तो गर्मी कम पड़ रही है, यानी कि ठंड भी पड़ रही है। यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध में क्या हो रहा है, ठंड भी पड़ रही है, ठंडे इलाके भी हैं। और हमारा जो हिमालय है वो शीतोष्ण कटिबंध में है ना। इसलिए आपको पता है कि जो हमारे मध्य प्रदेश से ऊपर के जितने भी प्रदेश हैं, अगर हम बात करें पंजाब की, हरियाणा की, हम बात करें राजस्थान की, यूपी की, उत्तराखंड की, हिमाचल की, जम्मू कश्मीर की, इन सभी क्षेत्रों की बात करें जो इस लाइन से ऊपर ऊपर वाले हैं, कर्क रेखा वाले हैं, उनमें ठंड भी पड़ती है। तो आपको पता चल गया ना कि शीतोष्ण कटिबंध वाली जो जलवायु है वो कैसी है। जो आप रह रहे हो यूपी में, बिहार में, झारखंड में, ये कैसी है, शीतोष्ण कटिबंध वाली जलवायु है। ठीक है, अगर आप तमिलनाडु में रह रहे हैं तो वो वाली जलवायु कौन सी है, वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, आपको पता है कि साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, बहुत ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती है। गर्मी क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ समुद्र है, तो समुद्र टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। सर्दी इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि वहाँ पूरी साल सूर्य की किरणें पड़ती रहती हैं। ठीक है, अब कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर सूर्य की किरणें जा ही नहीं पाती हैं, जा रही है तो नाम मात्र को जा रही है। कहाँ कहाँ, 90 डिग्री, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक। ठीक है, यह है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक, क्या है, शीत कटिबंध। शीत कटिबंध का मतलब है कि वो स्थान जहां पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। कहाँ पर जमी रहती है, 90 डिग्री उत्तर में, ठीक है, और 90 डिग्री दक्षिण में। आ रही है ना समझ में। अब मैंने आपको 7
रेखाएं बताई जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक बार मैं आपको रिविजन कराना चाहती हूँ इसका। देखो, एक तो मैंने आपको बताई, एक मिनट इसको हटाना पड़ेगा पहले। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल आपको 6th क्लास में काम आएगा, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको काम आएगा, और प्लस आपको 9th क्लास में भी आपको देखने को मिलेगा। आगे जितनी भी क्लासेस आएंगी आपको सब क्लास में कहीं ना कहीं इसका बैकग्राउंड चाहिए होगा, तो ये समझना बहुत जरूरी है। मैं धीरे धीरे इसलिए बता रही हूँ आपको, 5 मिनट में भी मैं समझा के जा सकती थी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आपको ज्योग्राफी नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो पहला मैंने अक्षांश बताया आपको 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, दूसरा मैंने अक्षांश आपको बताया 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी है, मकर रेखा। ठीक है, दूसरी रेखा मैंने बताई 66.5 डिग्री उत्तर में, ठीक है, 66.5 डिग्री दक्षिण में। ठीक है, फिर मैंने दो रेखा आपको बताई 90 डिग्री अक्षांश उत्तर में, 90 डिग्री अक्षांश दक्षिण में। ये आपकी 7 हो गई, ये आपको याद होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस अक्षांश पर गर्मी होगी, किस अक्षांश पर सर्दी होगी, किस अक्षांश पर ज्यादा बारिश होगी, किस अक्षांश पर कम बारिश होगी, किस अक्षांश पर बर्फबारी होगी। तो कौन से अक्षांश पर बर्फबारी होगी, शीतोष्ण कटिबंध वाली लाइन में बर्फबारी होगी। ठीक है, उत्तर में भी दक्षिण में भी। उत्तर की ही बात इसलिए ज्यादा की जाती है कि अगर आप वर्ल्ड मैप में देखें तो देखो दक्षिण में कम महाद्वीप है, दक्षिण में अगर दक्षिण गोलार्ध की हम बात करें तो वहां पर कम महाद्वीप है, यानी कि कम स्थल भाग है, और उत्तर की अगर बात करें तो उत्तर में ज्यादा स्थल भाग है। तो इसलिए उत्तर पर ही, उत्तर गोलार्ध में जितने भी देश है उनकी ही ज्यादा बात होती है। ठीक है, तो लेकिन होते ये दोनों तरफ है। ठीक है, अब देखो ये जो ग्रीन ग्रीन वाला भाग है, कौन सा भाग है, ये जो ग्रीन ग्रीन वाला भाग है, इसमें सूर्य की किरणें हमेशा पड़ती रहती हैं, इसलिए ये क्या हो गया, ये उष्ण कटिबंध हो गया। इसमें पूरी साल गर्मी रहती है। शीतोष्ण कटिबंध में जो सूर्य की किरणें हैं, जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ रही हैं, है ना, इसलिए यहाँ कैसा रहता है, गर्मी और सर्दी दोनों रहती हैं, गर्मियां भी रहती हैं सर्दियां भी रहती हैं, और ज्यादातर जो ऊंचे इलाके हैं उनमें हमेशा गर्मी ही रहती है शीतोष्ण कटिबंध में। ठीक है, अगर हम बात करें नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की, तो यहाँ कैसा रहता है, बर्फ जमी रहती है। ठीक है, अब ध्यान रखना आप 23 डिग्री उत्तर से 23 डिग्री दक्षिण तक क्या है, 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक उष्ण कटिबंध, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक शीतोष्ण कटिबंध उत्तर में और दक्षिण में दोनों में, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक शीत कटिबंध उत्तर में भी और दक्षिण में भी, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक। ठीक है, ये जो बिंदु है ये 90 डिग्री है। आपको समझ में आ गया अक्षांश क्या है। अब हम देखते हैं कि आपकी बुक अक्षांश के बारे में क्या कह रही है। आइए चलो स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको बोर्ड पे बताई, और देखो ये तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ये कैसी है, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर थोड़ी थोड़ी चपटी है। ठीक है, यानी कि यहाँ से और यहाँ से ये क्या है, थोड़ी सी चपटी है। चपटी है मतलब कैसे आकार की हो गई, आपने संतरा देखा है, बिल्कुल गोल नहीं होता है, वो बॉल की तरह गोल नहीं होता है ना, वो कैसा होता है, थोड़ा सा चपटा होता है। आप लोगों ने प्याज देखी होगी, प्याज कैसी होती है, ऊपर नीचे से थोड़ी सी चपटी होती है, मतलब आकृति लगभग मान लीजिए कैसी, अभी मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से। ठीक है, कैसी, इस तरह से। अब देखो ये गोल नहीं है, ये कैसी है, थोड़ी सी चपटी है ना, तो इस आकार की है। तो संतरा भी तो ऐसे ही होता है, बीच में से गोल सा लगता है, ऊपर से कैसा है, चपटा सा होता है ना। और अगर आप संतरे की बात करें तो एज इट इज संतरे जैसी ही लगभग दिखने में लगती है हमारी पृथ्वी, है ना। यही चीज यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है ग्लोब विभिन्न प्रकार आकार और प्रकार की हो सकती है, बड़े ग्लोब, छोटे ग्लोब, जो भी मतलब मार्केट में अवेलेबल होते हैं, सारी चीजें होती हैं। ये एक आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला गया है कि आप आलू या गेंद के जरिए जानने की कोशिश कर सकते हैं कि पृथ्वी कैसे घूमती है। ठीक है, नेक्स्ट है आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब की झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जिसे अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अक्षांश क्या है, वह धुरी या वह एक स्थान जहां पर पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम रही है। ठीक है, ऐसे हवा में जैसे बॉल 6 मारा आपने, तो बॉल जैसे हवा में जाती है ना ऊपर को उछल के, वैसे नहीं है पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, एक स्थान है वहां पर ही घूमती है, और ये पूरा की पूरा काल्पनिक है। ठीक है, ऐसी पृथ्वी वाकई में है नहीं। ठीक है, ये पूरा जो रख रखा है इन्होंने, ये जो पूरा स्टैंड बना रखा है, ऐसे स्टैंड पे नहीं लगी हुई है पृथ्वी। पृथ्वी हवा में है, और एक निश्चित स्थान है, उस पर ही अपने ही अक्ष पर घूमती है। उस स्थान को क्या बोलेंगे, हम अक्ष बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोल रखा है कि पृथ्वी, हाँ हम इधर थे, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। ठीक है, समझ में आ गया ना, उत्तरी ध्रुव कौन सा है, ये वाला, दक्षिणी ध्रुव कौन सा है, ये वाला। नेक्स्ट है इसमें ग्लोब को सुई, ग्लोब को इस सुई के चारों ओर
और पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। ठीक है, तो पृथ्वी जो घूमती है अपनी अक्ष पर, उसकी दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, ध्यान रखना, बाकी जो ग्रह हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। याद रखने वाली बात है, क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन याद रहे इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई होती ही नहीं है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि अक्षांश जो है वो सब काल्पनिक है, ये सुई वगैरह, ये जो स्टैंड है, ये सब क्या है? काल्पनिक है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। पृथ्वी क्या है? हवा में लटकी हुई है, लेकिन जिस एक स्थान पर वो टिकी हुई है उस पर ही वो जो घूम रही है उसको क्या बोलेंगे? अक्ष बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर होता है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई होती ही नहीं है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है, उसको हम विषुवत वृत्त बोलते हैं। एक मिनट, उसको इसे हम विषुवत वृत्त बोलते हैं, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश की ये बात कर रहे हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, ये मैंने बता दिया, और दक्षिण वाले भाग को क्या बोलते हैं? हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ये दोनों बराबर एक आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाता है। ठीक है, वृत्त यानी कि गोला, है ना। अगर आप प्याज को काटे हुए तो प्याज कैसी हो जाएगी? दो अलग अलग भागों में बढ़ जाएगी, है ना, हो जाएगी ना, बिल्कुल बीच से काटोगे उसको तो कैसी हो जाएगी? दो भागों में बढ़ जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार से ये गोलार्ध है। नेक्स्ट है इसमें, इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, सब कैसे हैं? समांतर, यानी कि एक निश्चित दूरी पर सारे के सारे बने हुए हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है 0 डिग्री अक्षांश। एक मिनट, हाँ, यहाँ पर दिया गया है, देखो ये जो है लाइन, ये 0 डिग्री अक्षांश, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री और ये 80 डिग्री। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर खींच के बताया गया है। नेक्स्ट है विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। ठीक है, चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त 1/4 है, यानी कि अगर हम देखो जैसे ये दिखाया गया है, अब एक तो हमने बीचों बीच रेखा खींच दी 0 डिग्री अक्षांश, और एक हम अगर हम इस तरह से भी काटें तो ये क्या हो गया? ये 4 टुकड़े हो गए। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, है ना। तो यही चीज इसमें दी गई है कि अगर हम पृथ्वी को चारों ओर के वृत्त में एक चौथाई करें तो वो कैसी हो जाएगी? इस तरह से हो जाएगी जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है, अतः इसका माप होगा 360 अंश, यानी कि 1/4 का मतलब हो गया 90 अंश। ठीक है, यानी कि एक जो ये जो एरिया है ये कितना है? ये 90 अंश है। नेक्स्ट है इसमें, इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। ठीक है, तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश किसको दर्शाता है? दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। नेक्स्ट इसमें है, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। आपको समझ में आ रहा है ना कि उत्तरी अक्षांश कौन सा? 0 डिग्री से ऊपर वाला उत्तरी, और 0 डिग्री से नीचे वाला कौन सा हो गया? दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, 0 डिग्री से ऊपर वाला उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट है इसमें, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण लिखा जाता है। आपको समझ में आ गया उत्तर और दक्षिण क्यों लिखना है? ताकि आपको पता रहे कि उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है या दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है। नेक्स्ट है इसमें, सामान्य इसे उत्तर और दक्षिण यानी कि ऊ और दा अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राजील, देखो महाराष्ट्र में चंद्रपुर, महाराष्ट्र कहाँ है? अब भारत इधर है, ठीक है, भारत कहाँ है? इधर है, और ब्राजील कहाँ है? वो दक्षिणी अमेरिका में है, यानी कि जो ब्राजील है वो इधर है। ठीक है, इधर के लगभग है ब्राजील। तो बात हो रही है कि जो ब्राजील है वो भी 20 डिग्री पर है, और चंद्रपुर कहाँ है? वो भी 20 डिग्री पर है, यानी कि दोनों जो शहर हैं, दोनों के शहर, ब्राजील का जो शहर है वो हॉरिजेंटे जो शहर है वो भी 20 डिग्री पर है, जबकि चंद्रपुर जो है वो भी 20 डिग्री अक्षांश पर है, दोनों 20 डिग्री पर है। अब उत्तर दक्षिण लिखना इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता रहे कि कौन से अक्षांश पर है।
अगर हम भारत की बात करेंगे, हम महाराष्ट्र के चंद्रपुर की बात करेंगे, तो हम बताएंगे कि जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर गांव है या शहर है वो कौन से है, वो 20 डिग्री उत्तर में है। अगर हम ब्राजील के स्थान की बात करेंगे कि जो ब्राजील का हॉरिजेंटो जो स्थान है, जो गांव या शहर है, वो किस पे है, वो 20 डिग्री दक्षिण में है। ठीक है। अगेन आपको समझ में कि क्यों जरूरी है उत्तर और दक्षिण लिखना, ताकि हमें पता रहे कि ग्लोब में ये जो स्थान है ये कहाँ है। जैसे जैसे हम विषुवत से दूर जाते हैं, अक्षांश का आकार घटता जाता है। ठीक है। अक्षांश कैसे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। देखो यहाँ पर सबसे बड़ा अक्षांश है। ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश कैसा है, सबसे बड़ा अक्षांश है। इसके बाद जो भी अक्षांश खींचे जाएंगे, देखो इसके बाद जो भी अक्षांश खींचे जाएंगे उनकी जो लंबाई है वो कम होती रहेगी। ठीक है, ये बात कही गई है यहाँ पर। देखो ये वाला अक्षांश खींचा, ये छोटा है, ये और छोटा है। जैसा जैसा ऊंचाई पे चले जाएंगे, 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर या नीचे की तरफ जाएंगे, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से दूर जाएंगे, तो अक्षांश की संख्या कैसे, अक्षांश की दूरी क्या हो जाएगी, आकार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। अब देखो एक ये वाले अक्षांश को देखो और आप इस वाले अक्षांश को देखो, तो आप देखेंगे कि इस वाले अक्षांश की जो रेखा है वो छोटी है, इस वाले अक्षांश की जो रेखा है वो बड़ी है। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना कि जो 0 डिग्री अक्षांश से अगर हम दूर जाते हैं उत्तर में या दक्षिण में, तो अक्षांश की जो आकार है वो कैसा है, घट जाता है। ठीक है, इसमें यही बात बोली गई है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण अक्षांश समानता रेखाएं। ये मैंने आपको बता दिया कि 0 डिग्री को हम विषुवत बोलते हैं, 90 डिग्री उत्तर को हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, दक्षिण ध्रुव को 90 डिग्री दक्षिण को हम क्या बोलते हैं, दक्षिण ध्रुव बोलते हैं। चार ये हैं, और तीन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो तीन ये हैं कि पहला है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, सॉरी ये तीन हमने पीछे देख लिए। ठीक है, तीन हमने ये देख लिए, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। और चार ये हैं, कौन कौन से, 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा जो हमारी भारत के बीचों बीच से भी निकली है, दक्षिणी ध्रुव में मकर रेखा जो दक्षिणी ध्रुव सॉरी दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो दक्षिण में 23.5 डिग्री से निकली है। नेक्स्ट है विषुवत व्रत के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव व्रत और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव व्रत। ठीक है, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब देखो यहाँ बात आ रही है पृथ्वी के ताप कटिबंध। ठीक है, वही चीज इसमें दिखाई गई है कि हम एक टॉर्च से भी कर सकते हैं। अब मेरे पास टॉर्च थी नहीं, मैंने घर में भी काफी ढूंढने की कोशिश करी, मुझे नहीं मिली, नहीं तो मैं आपको समझाती कि ग्लोब पर किस तरह से सूर्य की किरणें पड़ती हैं। ठीक है, तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट ये साइड में दे रखा है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है और इसे उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना कि वहां पर कभी ना कभी जो सूर्य है वो सर के ऊपर होता है ना, साल में सूर्य वर्ष में एक बार सर के ऊपर होता है। ठीक, कौन से कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में। वो कहां से कहां तक है, 23.5 उत्तर से 23.5 दक्षिण तक। ठीक है, दूसरे कटिबंध की बात करी गई है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सर के ऊपर नहीं दिखाई देता। ठीक है, अगर हम बात करें शीतोष्ण कटिबंध की या शीत कटिबंध की, तो वहां पर कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो सूर्य है वो हमारे सर के ऊपर हो। ठीक है, नेक्स्ट है ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। मैंने आपको बताया जो शीतोष्ण कटिबंध एरिया है वहां पर कैसी है, तिरछी पड़ती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव का मतलब हो गया 66.5 डिग्री, कर्क रेखा का मतलब हो गया 23.5 डिग्री। ठीक है, इन दोनों के बीच जो है उस स्थान को क्या बोलेंगे, शीतोष्ण कटिबंध। ये ऐसा उत्तर में भी है, ऐसा दक्षिण में भी है। मकर रेखा क्या है, 23.5 डिग्री दक्षिण में है ना मकर रेखा, तो उससे दक्षिणी ध्रुव यानी कि 66.5 डिग्री व्रत के बीच वाले क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। और यहाँ का तापमान कैसा रहता है, मध्यम, ना बहुत ज्यादा यहाँ पर ठंड पड़ती है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे जमी गए हम, इतनी वाली ठंड नहीं पड़ती है, और ऐसी वाली गर्मी नहीं पड़ती है कि हम जी नहीं पा रहे हैं, है ना। तो मौसम कैसा रहता है, सामान्य, मतलब स्वेटर जर्सी पहन के काम चल सकता है। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को जो क्षेत्र होता है वो उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें 36 से भी ज्यादा ऊपर नहीं आ पाती हैं। ठीक है, यानी कि ना के बराबर आती हैं, इसलिए ये जो दोनों ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और हमारा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, ये जो हमारी दोनों ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और हमारा दक्षिणी ध्रुव, ये कैसे हैं, बर्फ से ढके हैं। ठीक है,
नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे देशांतर के बारे में, देशांतर क्या है, किस तरह से है। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं 6 से और 10 तक की, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, लाइक करके जाना और कमेंट बॉक्स में बताना आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। कुछ भी आपको गलत लगा, कुछ भी क्वेरी लगी है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।